अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है ये होने वाला है हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस के, किस तरह से हम हाइड्रोथर्मल प्रोसेस के ज़रिए नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो लेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोसिंथेसिस। हाइड्रोथर्मल, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड थर्मल मीन हीट, कि इसमें हम वाटर को हीट अप करके उस मेथड के को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट यूज मेथड्स है जो कि नैनो मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सोल्यूशन रिएक्शन बेस्ड अप्रोच है। यानी कि हमारे पास क्या करेगा, एक सोल्यूशन के अंदर हमने क्या डालेंगे, एक सॉल्वेंट होगा और एक सोल्यूट होगा, उन दोनों के इंटरेक्शन से हमारे पास क्या बनेगा, एक रिएक्शन होगा और एक नैनो मटेरियल सिंथेसाइज होगा। तो ये इसकी बेसिकली जो फॉलो करता है ये प्रोसेस, वो है हमारे पास सोल्यूशन रिएक्शन बेस्ड अप्रोच। तो हम बात करते हैं हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस की। तो हाइड्रोथर्मल को अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारे पास क्या है, परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन इन सॉल्वेंट्स कंटेनिंग in sealed vessels in which the temperature of solvents can be brought to around their critical points through heating concurrently the autogenous pressures। अब जैसा कि इस डेफिनेशन के अंदर हमें बताया गया है, हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले क्या है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं सॉल्वेंट और सोल्यूट के दरमियान। उसके बाद नंबर 2 कि ये सारे जो हमारे पास सारा प्रोसेस होता है ये सील्ड वेसल्स के अंदर होता है। ये हमारे पास एक बंद, बिल्कुल सील्ड एक प्रोसेस है और इसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर्स को बहुत हाई रखा जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं मेनली जो हमें इसके अंदर बताए गए हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर कि हमारे पास ये प्रोसेस क्या है, तो हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। हाइड्रो क्योंकि वाटर है तो इसलिए हम इसमें जो सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है वो वाटर है, इसलिए हम इसको हाइड्रोथर्मल प्रोसेस कह रहे हैं। लेकिन अगर हम वाटर की जगह पर कोई दूसरा सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाएगा, इन जनरल सॉल्वोथर्मल प्रोसेस। तो हमारे पास हाइड्रोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास हाई टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि जो हमें चाहिए होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बाय यूजिंग हाइड्रोथर्मल प्रोसेस, हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस। इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजीनस रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे और उनके रिजल्ट के अंदर हमें क्या मिलते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस केस के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जो प्रीकर्सर्स होते हैं जिनके ऊपर सारा प्रोसेस होता है, रिएक्शन से पहले हमारे पास जो मटेरियल मौजूद होता है उसको हम प्रीकर्सर्स कहते हैं। उनको हम क्या करते हैं, एक एक्वस मिक्सचर उनका लेते हैं, उसको हीट अप करते हैं एक स्टेनलेस स्टील ऑटोक्लेव के अंदर। और क्योंकि इसमें वाटर यूज़ होता है तो जो भी हमारे पास वाटर यूज़ हो रहा है उसके बॉइलिंग पॉइंट से अबव रखते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर को उसके बॉइलिंग पॉइंट से अबव करेंगे हमारे पास क्या होगा, ड्रामेटिकली प्रेशर इंक्रीज़ होता हुआ उस ऑटोक्लेव का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ जाएगा। अब जब बढ़ जाएगा हमारे पास क्या होगा, ये इफ़ेक्ट बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हमें एक स्टेप के अंदर क्रिस्टलाइन मटेरियल जो है वो फॉर्म कर देगा। हमें इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा कोई भी स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इस एक स्टेप के अंदर हमें हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल मिल जाएगा। तो इस हवाले से ये जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें कि हमारे पास हाइड्रोथर्मल प्रोसेस की क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, तो सबसे पहले कि ये हमारे पास लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर्स के ऊपर जो प्रिकर्सर्स डिज़ोल्व नहीं होते, जिनको डिज़ोल्व करना मुश्किल होता है, ये उनके लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसमें हम हाई टेम्परेचर्स और हाई प्रेशर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये टेक्निक जो है हमारे पास नैनो पार्टिकल्स को ग्रो करने के लिए हाई वेपर प्रेशर जिनका होता है और जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स या क्रिस्टलाइन फेज नहीं होते, या जो मेल्टिंग पॉइंट के करीब जो है हमारे पास
जिनके फेजेस क्रिस्टलाइन फेजेस स्टेबल नहीं होते, ये उनके लिए बहुत यूज़फुल है। उन नैनो पार्टिकल्स को ग्रो करने के लिए हमारे पास ये बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके अंदर हमारे पास जो नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज होते हैं, उनकी टेम्परेचर रेंज बहुत वाइड होती है। वो बहुत लंबे टेम्परेचर पर टेक प्लेस कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक वो रह सकते हैं। उसके बाद अगर हमने मॉर्फोलॉजी मटेरियल की जो हमने प्रिपेयर किया है उसकी मॉर्फोलॉजी को कंट्रोल करना है, तो उसके दो तरीके हैं कि या तो हम टेम्परेचर को लो करेंगे या प्रेशर हाई प्रेशर को अटेन करके हम क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजी को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करेंगी कि हमने जो मेन कंपोजिशन की है रिएक्शन की, हमारे पास जो सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है उसके अंदर जो सोल्यूट यूज़ हो रहा है, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनका वेपर प्रेशर क्या है। अगर ये चीज़ें हम इन चीज़ों के थ्रू किसी भी मटेरियल की मॉर्फोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें कि हमारे पास ये प्रोसेस किस तरह से टेक प्लेस होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, तो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक सील्ड रिएक्टर होता है, एक सील्ड वेसल होता है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोथर्मल प्रोसेस जो है ये एक सील्ड रिएक्टर के अंदर होता है, जिसको हम ऑटोक्लेव बोलते हैं। और ये इस ऑटोक्लेव कह सकते हैं, एक प्रेशर वेसल कह सकते हैं, या हाई प्रेशर बॉम्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत हाई प्रेशर अटेन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक स्पेसिफिक स्टाइल का बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का वेसल होता है, जो कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ भी विदस्टैंड कर सकता है, रह सकता है। तो उसके बाद हमारे पास जो ऑटोक्लेव होता है ये एक थिक स्टील वॉल के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है जिसके अंदर हर्मेटिक सीलिंग होती है। अब हर्मेटिक सीलिंग क्या है? हर्मेटिक सीलिंग हमारे पास कोई भी ऐसा मटेरियल हमने लगाया हुआ है जो कि उसको हाई लेवल की हीट और प्रेशर के ऊपर रेगुलरली और सेफली बार बार एक लंबे अरसे के लिए यूज़ होने के लिए हेल्पफुल होता है। वो उस मटेरियल की वजह से, उस सीलिंग की वजह से इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर जो है उसको बियर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ज़्यादातर हाइड्रोथर्मल रिएक्शंस होते हैं ये मेटल क्लेव्स के ऑटोक्लेव्स के अंदर होते हैं, क्योंकि मेटल्स हमारे पास क्या है, हाई टेम्परेचर पर भी विदस्टैंड कर सकती हैं। अब उन ऑटोक्लेव्स के अंदर हमने टेफ्लॉन या एलॉय लाइनिंग्स यूज़ की होती हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, या तो कोई एक्स्ट्रा बिगर या ट्यूब होता है जो टेफ्लॉन का, प्लेटिनियम का, गोल्ड का या फिर किसी सिल्वर से बना हुआ होता है। इसकी वजह ये होती है कि हम इन चीज़ों को इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास जो अंदर सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, जिसको हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रख रहे हैं, उसकी वजह से हमारा वेसल जो है वो क्रियन उसकी शुरू ना हो जाए, वो क्योंकि हमारे पास वो मटेरियल बहुत कुरेसिव मटेरियल हो जाता है। तो अगर हम इतनी एहतियात नहीं करेंगे तो हमारा वेसल जो है वो ख़राब हो जाएगा और वो यूज़ के काबिल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो है सिंपल मैंने आपको एक वेसल दिखाने की कोशिश की है कि इस तरीके से हमारे पास जो है वो प्रेशर वेसल होता है, उसके अंदर टेफ्लॉन की हमने सीलिंग की हुई होती है। उस ऊपर से उसको हम बिल्कुल क्लोज करके उसको एयर टाइट करके हम क्या करते हैं, उसके अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर को अटेन करते हैं और हमारे अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। तो ये तो हमारे पास, तो यहाँ तक ये हमारे पास हो गई इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास आइडियल हाइड्रोथर्मल ऑटोक्लेव कब होगा। ये हमारे पास इस केस में होगा, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, उसको लीक प्रूफ होना चाहिए ताकि वो एयर टाइट रहे, उसके अंदर से हमारा जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्वेंट है, वो लीक आउट ना हो। उसके बाद कि उसका लाइफ टाइम अच्छा हो, वो लाइफ टाइम मतलब अच्छे टाइम तक, एक ज़्यादा देर तक हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर और प्रेशर की रेंज है उसके साथ विद स्टैंड कर सके, हमारे साथ लॉन्ग रन यानी कि उसका रनिंग टाइम जो है, लाइफ टाइम, वो ज़्यादा हो। तो इसी केस में हमारे पास कोई हाइड्रोथर्मल ऑटोक्लेव आइडियल हो सकता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे पास क्रिस्टल्स की ग्रोथ होती है, उनका मैकेनिज्म क्या है। तो हमारे पास नैनो मटेरियल्स जो हैं वो हाइड्रोथर्मल मेथड के ज़रिए क्रिस्टलाइजेशन डायरेक्टली होती है दो स्टेप्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास होती है क्रिस्टल न्यूक्लिएशन। क्रिस्टल न्यूक्लिएशन के बाद सेकेंड स्टेप है हमारे पास सबसीक्वेंट ग्रोथ। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टल न्यूक्लिएशन हमारे पास क्या है। क्रिस्टल न्यूक्लिएशन कब होती है, जब हमारे पास सोलेबिलिटी जो सोल्यूट की होती है वो उसकी लिमिट से बढ़ जाती है। हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास, हम क्या करते हैं, एक सोल्यूट लेते हैं, उसमें एक सॉल्वेंट लेते हैं, उसके अंदर सोल्यूट को ऐड करते रहते हैं। एक पॉइंट आता है जब उसमें से मज़ीद सोल्यूट जो है वो ऐड नहीं होता हमारे पास, वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता।
वो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। हम उसी की बात करें कि वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, नीचे जो है वो बिल्कुल पेंदे के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्रिस्टल्स बचना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर हमारे पास क्या होती है, क्रिस्टल न्यूक्लिएशन स्टार्ट होती है। तो फॉलोइंग न्यूक्लिएशन के इसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल की ग्रोथ वो होती है सीक्वेंटली या हम कह सकते हैं कंकरेंटली। उसके अंदर एक सीरीज होती है प्रोसेस की जो इन्वॉल्व होती है। उसके अंदर हमारे किस तरह से जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, किस तरह से वो सारी इंटाइडिटीज़ डिफरेंट और सेम स्ट्रक्चर्स उस सोल्यूशन के अंदर जो मौजूद होते हैं वो सारे मिलकर उसके साइज़ को बढ़ाते हैं। तो ये सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी ग्रोथ के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, हमारे पास सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जब जो है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उनके मिलने से क्या होता है, न्यूक्लिएशन होती है। न्यूक्लिएशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास वो सारे जो है वो पार्टिकल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जब वो क्रिस्टल्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं, उनकी प्रेसिपिटेशन से क्या होता है, वो सारे जमा हो जाते हैं और हमारे पास ग्रोथ यूनिट्स बन जाते हैं। डिफरेंट ग्रोथ यूनिट्स जो हैं जब वो मिलते हैं एक दूसरे के साथ ग्रोथ साइट्स के ऊपर, तो हमारे पास वो क्रिस्टल जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है और हमारे पास एक पूरी क्रिस्टल बनना शुरू हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को जो है हम 4 स्टेप्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होती है कि जो छोटे-छोटे यूनिट्स होते हैं वो किस तरह से सॉल्यूशन में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, किस तरह से वो सारे सरफेस के साथ अटैच हो रहे होते हैं और किस तरह से वो यूनिट्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जा रहे होते हैं, ग्रोथ साइट पर किस तरह से पहुँच रहे होते हैं, वहाँ पर कैसे अटैच हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास ये सारी कैटेगराइज किया गया है इन स्टेप्स के अंदर, इस सारे प्रोसेस को हम। तो इस ज़रिए से हमारे पास क्या होती है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है और हमारे पास क्या होता है, नैनो मटेरियल प्रिपेयर हो जाता है। अब हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस के अंदर जो नैनो मटेरियल्स पैदा होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो एलिवेटेड टेम्परेचर्स के ऊपर स्टेबल नहीं होते। अगर हमें इस तरह के नैनो मटेरियल्स चाहिए तो वो हम हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस से जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो हमारे पास नैनो मटेरियल्स हैं उनका वेपर प्रेशर हाई होता है, वो हाई वेपर प्रेशर पर हमें मिलते हैं और उनके अंदर हमारे पास मटेरियल का लॉस क्या होता है, वो मिनिमम होता है क्योंकि हमारे पास सील्ड होता है सारा सिस्टम। उसके अलावा हम इससे क्या कर सकते हैं, लार्ज साइज़ के और हाई क्वालिटी के नैनो पार्टिकल क्रिस्टल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम इसको मुख्तलिफ प्रोसेसेस के साथ हाइब्रिडाइज कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अल्ट्रासाउंड, मैकेनोकेमिस्ट्री, ऑप्टिकल रेडिएशन और हीट प्रोसेसिंग वगैरह। इन सब के साथ हाइब्रिडाइजेशन करने से हमें क्या होगा कि हमारे पास इसकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्हांस हो जाएंगी। सबसे पहले रिएक्शन काइनेमेटिक्स इन्हांस होगा और हमारे पास उस मटेरियल से नए मटेरियल बनाने की एबिलिटी जो है ये इंक्रीज़ हो जाती है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट इसका एडवांटेज लगता है वो यही लगता है कि इसको हम दूसरे प्रोसेस के साथ हाइब्रिडाइज करके डिफरेंट मटेरियल्स और बल्कि ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल्स बना सकते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट के हमारे पास क्या है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड है। इस मेथड से हम नैनो मटेरियल प्रिपेयर करते हैं लेकिन हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है। तो अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका डिसएडवांटेजेस एक ही है जो सबसे बड़ा है कि ये बहुत कॉस्टली मेथड है। इसके अंदर जो हम वेसल यूज़ करते हैं वो मेटल का बना हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा हाईली पेड है। वो कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है वो बाय नहीं कर सकता, इसलिए कोई उस प्रोसेस को करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी लैब्स जो हैं वो ही इसे खरीदती हैं और वहीं पर ये प्रोसेस होता है। तो इसलिए ये बहुत कॉस्टली मेथड है, तो हम फ्रिक्वेंटली इसको नहीं कर सकते। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक था वो इख्तिताम को पहुंचा। अगर इसके बारे में आपका कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनके भी नॉलेज में इजाफा हो, उनको भी इससे हेल्प मिल सके। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे किसी बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड फ़ी अमान अल्लाह।